ममता बनर्जी कितनी पावर, कितना चुनौती देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कैसे कह देंगे आप हमारे तानाशाही आ जाएगी। इतने दबाव में सुप्रीम कोर्ट था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 20-21 भी छीना जा सकता है। 20-21 में क्या है? 21 में जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। कहीं ना कहीं मार्क्स की आइडियोलॉजी से राहुल गांधी प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के फिर रहकर मार्क्स की आइडियोलॉजी। आप फिलिस्तीन का थैले लेकर क्यों जा रहे हो वहाँ पर? क्या दिखाने प्रयास कर रहे हो? और आज बांग्लादेश का लेके जा रहे हो। ये आपको आज मतलब मेरे समझ में नहीं है बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। संविधान को लेकर इन दिनों खूब चर्चा है, खूब बवाल भी मचा हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार संविधान से छेड़छाड़ कर रही है और जल्दी संविधान बदल भी देगी। अब सवाल यह है कि हमारा संविधान, जिस पर हम पूरी निष्ठा रखते हैं, पूरा विश्वास हमारा है और तमाम जो लोग हैं वो उसे बहुत सराखों पर रखते हैं, उनसे चलते हैं, क्या यह संविधान बदल जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और हमारे साथ इस खास चर्चा में बेहद खास मेहमान, शिक्षाविद, लेखक और बहुत ही चर्चित जाने वाले नाम हमारे साथ हैं। निपुण जी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे दर्शक हैं, आप लोग इन्हें देखते रहते हैं, तमाम वीडियोस में पसंद करते हैं, विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं, उन पर भी हम लोग इनसे चर्चा करते रहते हैं। सर, संविधान को लेकर इन दिनों खूब बात हो रही है। संविधान की जब बात आती है तो विपक्ष खूब ज्यादा हो जाता है कि ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है, संविधान बदलने वाली है। हाँ देखिए चेतन जी, मैं संविधान के ऊपर किताब भी लिखा हूँ और संविधान को जितना मैं समझा हूँ ना, अब जो ये बात कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा या बदल दिया जाएगा, मैं ये बात 1973 से पहले कह सकता था, केशवानंद भारती केस से पहले। जैसे केशवानंद भारती केस आता है तो मौलिक ढांचे का सिद्धांत हमारे यहाँ पर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर का। और वो बेसिक स्ट्रक्चर का ढांचा ये तय करता है कि संविधान की चीज़ें बदली जाएंगी। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें ऐसी हैं जो आज के समय के अकॉर्डिंग रिविलेंट नहीं है, या आज के समय के अकॉर्डिंग इसमें कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये किताब चेंज करनी पड़ेगी ना 2 साल 3 साल बाद। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आज से 5 साल पहले कोई एलजीबीटी के बारे में कह सकता था कि एलजीबीटी जो है एक लीगल, पहले क्या था वो इनलीगल था। अगर कोई एलजीबीटी है तो उसको सजा तक का प्रावधान था। बिल्कुल बिल्कुल। एडल्ट्री अगर कोई है तो उसको पनिशमेंट माना जाता, उसको दंड दिया जाता था। आज आप देखें कि आपका संविधान का आर्टिकल 21 है जिसके अंदर 40 अधिकार आपके हैं, लगभग 40 अधिकार। खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सोने का अधिकार, आपको स्वच्छ वातावरण का अधिकार, आपको स्वच्छ आपको मतलब सुनने का अधिकार, रहने का अधिकार, निःशुल्क आपको विधिक सहायता का अधिकार, निःशुल्क आपको चिकित्सा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, तमाम तरह के अधिकार उसके अंदर शामिल हैं। तो संविधान में तकरीबन आज आपके 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो संविधान में परिवर्तन होना तो लाजमी है। मैं हमेशा मेरे पिताजी कहा करते थे कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो कि कमल भी इसमें मुरझाने लगे हैं। अगर पानी ठहरा रहेगा तो सड़ जाएगा। और हमारा संविधान जो है चेतन जी, वो एक जीवंत संविधान है, निर्मित संविधान है, विकासशील संविधान है, चलित संविधान है। मतलब जड़ नहीं है, रुका हुआ नहीं है, उसमें चेंज होना लाजमी है। लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे। हाँ, उनमें अगर चेंजेस आता है, उनमें कभी परिवर्तन आता है तो हम कहेंगे कि हाँ संविधान बदल जाएगा। अब बेसिक फंडामेंटल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अनेकों डिसीजंस के माध्यम से करीब 20 फीचर्स ऐसे हैं जो कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल हैं जो कभी चेंज नहीं होंगे, जो अनिवार्य तत्व कहा कि ये बुनियादी ढांचे के तत्व हैं। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार एक वर्तमान में तानाशाही सरकार है, वो ऐसा कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। देखिए, जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान को समझिए। संविधान का मतलब है कि देश में एक संवैधानिक शासन की व्यवस्था करना। संवैधानिक शासन का मतलब क्या है? संवैधानिक शासन का सिंपल सा मतलब है सरकार को मर्यादा में रखना। ध्यान समझिए इस बात को, बड़े इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, जो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी कि सरकार को एक मर्यादा में रखना, यानी कि सीमित सरकार की स्थापना करना। संविधान का जब आप जन्म देखते हैं, मेनली कब से हो रहा है?
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो संविधान का। इससे पहले जो आप देखते थे वो क्या देखते थे, राजतंत्र। राजतंत्र में क्या था, राजा की मर्जी, जो राजा की मर्जी है वही क्या है, आपका संविधान है, वही विधान है। राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये, राजा खुश हुआ किसी से कि फलाना मनसबदारी तुम्हें दे दिया, फलाना मनसबदारी। राजा अगर किसी से नाराज हुआ, एंग्री हुआ, तो वो इस बात पे एंग्री हो गया कि एक कनीज की इतनी जरूरत कि वो शहजादे से प्रेम कर बैठी, इसी बात पे राजा ने उसको दीवार में चुनवा दिया। यानी कि राजा के मुंह से निकली वाणी क्या है, वही क्या है, लो है, वही कानून है। ये राजतंत्र में चल रहा है। लेकिन जब लोकतंत्र आता है तो लोकतंत्र में मनमानी नहीं चलेगी सरकार की, राजा की। राजा बांध दिया गया किससे, संविधान से। जनता बांध दी गई किससे, संविधान से। तो एक सीमित सरकार की स्थापना करना। अब देखिए, संविधान में अगर कोई भी व्यवस्था ऐसी हो कि जहां पर सेंट्रलाइजेशन हो जाए, केंद्रीकरण हो जाए, तो संभावना बनती है तानाशाही की, संभावना बनती है तानाशाही की। जैसे हमारा संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर और साथ ही चेक एंड बैलेंस। सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और आपका जुडिशरी। तीनों में शक्तियां बटी हुई हैं। अगर तीनों में कोई एक सुप्रीम हो जाए और वो डिटरमाइन करने लगे तो संभावना बनेगी तानाशाही की। क्लियर? नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में आप देखेंगे 8 संविधान संशोधन हुए हैं। एक भी संविधान संशोधन ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी अंग ने दूसरे अंग पर कंट्रोल करने का प्रयास किया हो। सारे के सारे संविधान संशोधन सामाजिक और आर्थिक न्याय के करने वाले हैं। लेकिन जब आप नेहरू जी के समय में चलते हैं, मैं यहाँ पे बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक संवैधानिक परिचर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। जब आप नेहरू जी के टाइम में चलते हैं और साथ में आप इंदिरा जी के टाइम में चलते हैं, हम राजीव जी के समय में बोल सकते हैं, लेकिन मेनली नेहरू जी और आपका इंदिरा गांधी जी के समय में देखें, नेहरू जी पहला संविधान संशोधन करते हैं और पहले संविधान संशोधन में आर्टिकल 31 के अंदर 31B को डालते हैं। और 31B में क्या बोलते हैं नेहरू जी कि जुडिशियल रिव्यू का जो राइट है न्यायपालिका का, न्यायिक समीक्षा का, जैसे अभी आपने सुना होगा एक वर्शिप एक्ट आपका है, उस वर्शिप एक्ट को इसने बनाया था, लेजिस्लेचर ने बनाया था 91 में। आज लोग उस एक्ट को लेकर कहाँ पहुंच गए, जुडिशरी के पास पहुंच गए कि साहब ये विधायिका ने गलत किया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब बताएंगे कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। क्लियर? लेकिन 31B आर्टिकल में नेहरू जी संशोधन ये करते हैं कि न्यायपालिका को लैंड रिफॉर्म, लैंड के संबंधित मैटर में, यानी कि जमीन संबंधित कोई मामला होगा तो उस पर वो रिव्यू नहीं कर सकते। मीन डैट सरकार ने विधायिका और कार्यपालिका को शक्तिशाली कर दिया न्यायपालिका की तुलना में, जो संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन था। फिर आप चलिए 24वां संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ 1971 में। यहाँ इंदिरा गांधी जी कहती हैं न्यायपालिका और ना ही आपका क्या विधायिका, कार्यपालिका जो कहेगी। अब देखिए यहाँ भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हमारे यहाँ कार्यपालिका और विधायिका में ज़्यादा टकराव की स्थिति नहीं है। रीज़न क्यों? क्योंकि जो विधायिका में मेजोरिटी में वही कार्यपालिका में है। लोग किसको पास करवाना है? कार्यपालिका को। किससे करवाना है? विधायिका से करवाना है। विधायिका से पास कराने में उसको मुशक्कत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मेजोरिटी में है। तो उन्होंने क्या कहा 24वें संविधान संशोधन में कि संसद जो है, विधायिका जो है सर्वोच्च है, और संसद जो भी चेंज कर देगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। न्यायपालिका उसका रिव्यू नहीं कर सकती। मतलब ये भी प्रहार था जो हमारा वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत था। और इसी बात को इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन में भी दोहराया। बाद में हम देखें तो 44वें संविधान संशोधन में और मिनर्वा मिल्स केस में इन 42वें संशोधन को, 24वें संशोधन को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तब स्थिति हमारी बनी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों बैलेंस तरीके से कार्य कर रही है। दूसरा मैं बोलता हूं कि वहां भी आपको तानाशाही देखने को मिल सकती है जहां पर पावर का सेंट्रलाइजेशन केवल सेंटर के पास, तो हमारे यहाँ ये भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत सारी पावर दी गई है। शेड्यूल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, बंगाल, पंजाब,
हिमाचल, साउथ के बहुत सारे स्टेट जहाँ पे बीजेपी नहीं है, इंडिपेंडेंट फ्री काम कर रहे हैं, सीधा कई बार चुनौती देते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। कई सारी योजनाएं तो ऐसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की हामी लेनी पड़ती है, तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करा पाती है, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट मना करती है। जैसे दिल्ली में है, केजरीवाल ने कहा कि जो प्रधानमंत्री का वो जो है ना, आयुष्मान योजना हम आपको नहीं लागू करने देंगे। कितने सारे दिल्ली के लोगों को उस लाभ से वंचित कर दिया केजरीवाल जी ने। तो मीन डेट स्टेट के पास, ये तो यूटी है, दिल्ली तो यूटी है, उसके वजह पावर है। तो राज्य में देखिए ममता बनर्जी कितनी पावर है, कितना चुनौती देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो कैसे कह देंगे आप हमारे तानाशाही आ जाएगी। हाँ, हुआ था इंदिरा जी के टाइम में, उसी पे आ रहा था, नेहरू जी के टाइम में 356 का प्रयोग जितना ज्यादा ताबड़तोड़ इन्होंने किया, 90 बार कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ, लेकिन मोदी गवर्नमेंट सिर्फ एक बार इन्होंने 356 लगाया था, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया, उसका 356 का भी लगाया नहीं। तो आप कैसे कह देंगे मोदी जी के कार्यकाल में हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे लोगों के अधिकार, बोलने का अधिकार। ये 3 पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूं कि तानाशाही का जो हम बात करें, तानाशाही, ये 3 पैरामीटर है जो मैं मुख्य रूप से मानता हूं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र केवल चुनाव होना पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र में मुझे आपको ऐसे बोलने का अधिकार, जो हमारे भाई साहब बैठे हैं जो कैमरा में, उनको बोलने का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार हो, दैट इज अ डेमोक्रेसी। लेकिन नेहरू जी के जमाने में और इंदिरा जी के जमाने में बाकायदा संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को भी रोका गया। स्थिति यह हुई थी कि आर्टिकल 20 और 21 जो हमारे जीने का अधिकार है, वो तक एडीएम जबलपुर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में आ गए कि उन्होंने कहा कि अगर इमरजेंसी लगी है तो जीने का अधिकार भी छीना जा सकता है। हद हो गई। आप सोचिए, एडीएम जबलपुर केस 1975 जो इमरजेंसी लगी हुई है, इंदिरा गांधी ने कहा सारे फंडामेंटल राइट्स आपके क्या हो गए। इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है ये पूरा? हाँ, ये था जब इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी लगती क्या होता है कि जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं सब क्या हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड यानी कि उस समय के लिए जब तक इमरजेंसी लगी है वो फ्रीज हो जाएंगे, वो प्रभाव में नहीं रहेंगे। तो इसी में केस था एडीएम जबलपुर केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, शिव प्रकाश शुक्ला का मैटर था। तो बात हुई कि जी जीने का अधिकार तो मिलना चाहिए, आर्टिकल 20-21 कैसे उल्लंघन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतने दबाव में सुप्रीम कोर्ट था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 20-21 भी छीना जा सकता है। और 20-21 में क्या है? 21 में जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। बाद में फिर आपका जनता पार्टी गवर्नमेंट आती है तो वो मेंशन करती है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, आर्टिकल 352 में, कुछ भी हो जाए इमरजेंसी, चाहे कितनी भी खतरनाक कुछ भी हो जाए, 20-21 नहीं छीना जाएगा। जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। जीने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार बंद कर सकते हैं गवर्नमेंट कि भाई आप राइट टू स्पीच नहीं हो। तो हमेशा हो जाता है, कर्फ्यू लगेगा, 144 लग गई, 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, बोल नहीं सकते, वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। लेकिन जीने का अधिकार फिर है किस लिए अधिकार? यानी कि आपको देखते गोली मार देंगे इमरजेंसी में। तो आप सोचिए कि जब लोगों का अधिकार, जो मेन, भाई संविधान बना किसके लिए? हमारे लिए। बिल्कुल, संविधान हमारे लिए बना है। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, संविधान बना है सरकार के को सीमित करने के लिए, सरकार को मर्यादा में रखने के लिए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए। लोगों के लिए संविधान नहीं बना है, लोगों की तो रक्षा के लिए संविधान बना है। बिल्कुल। राजतंत्र में राजा का मना है कि शिवगामी ने कहा कि मेरा वचन ही है शासन। तो यह ना मूवी देखी होगी आपने, कटप्पा कहता है राजमाता मेरी गलती है, छोड़ दो कटप्पा, जो हुआ छोड़ दो, अब आगे देखना है। ये मूर्खता वाला स्टेटमेंट है। अरे भाई तुम रीजन नहीं जान रही, तुम जो चाहे वो बना दो, तुम जो चाहे रूल बना दो। तो आपके यहाँ डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो संविधान पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से जहन में मेरे घूम रहा है कि राहुल गांधी संविधान लेकर घूमते हैं और संविधान की बात करते हैं, वो खूब दिखाते भी हैं, उनके साथी भी इन दिनों जब शपथ लेने जाते हैं तो संविधान एक हाथ में रखते हैं। संविधान ऐसे ही है असल में? देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है। मैं कई बार सोचता भी था कि कोई मुझसे प्रश्न पूछेगा। तो पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, जब मैं राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान की किताब देखता हूँ ना, तो उस किताब को देख के, चलो ओरिजिनल किताब तो वैसे नहीं है, ओरिजिनल किताब का अगर देखिए साइज़ छोटा बड़ा होता है, जो ओरिजिनल वो तो काफ़ी बड़ा साइज़ है, लेकिन उसके छोटे साइज भी मिलते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। वो ब्लैक कलर की है और उस पर गोल्डन कलर की चित्रकारी बनी हुई है, ब्लैक कलर और गोल्डन कलर की चित्रकारी, और लिखा है जो भारत का संविधान वो गोल्डन कलर में लिखा है। राहुल गांधी जी जो किताब लेके घूमते हैं वो पता नहीं कहाँ से पब्लिश हुई, कैसे हुई है, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो रेड कलर की है। और रेड कलर जो है ये कम्युनिस्टों की निशानी है।
और आजकल जो राहुल गांधी के जो विचार में आप देखेंगे, जिस प्रकार से वॉलेंट्री वो बोलते हैं, देश में पेट्रोल छिड़का पड़ा है, मिट्टी का तेल छिड़का पड़ा है, मोदी जी बाहर निकलेंगे, लाठियों से लोग मारेंगे, कहीं ना कहीं मार्क्स की आइडियोलॉजी से राहुल गांधी प्रभावित हैं। बहुत ज़्यादा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के उस टाइप से रहकर मार्क्स की आइडियोलॉजी। तो वो जो लाल रंग का, मतलब मुझे नहीं पता कि वो हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा इशारा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट विचारधारा के अपने आप को जोड़ने का, दिखाने का प्रयास करें उस लाल किताब के माध्यम से, क्योंकि लाल किताब मार्क्स ने लिखी थी, लाल किताब ही नाम से था उसका। तो लाल किताब उसका वैसे ही था, उसी कलर में उन्होंने बना के लेके घूम रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उसका छोटा रूप जैसा हमारे संविधान की मूल प्रति है, उसी रूप में उसका छोटा रूप भी हो सकता है। छोटा रूप मतलब जैसे अब ये किताब है, इसके किताब का आप देखेंगे कम से इतना बड़ा साइज संविधान की ओरिजिनल बुक है, तो उसका छोटा साइज है। आपको संविधान से छोटे छोटे मिलेंगे उसी कलर के, जैसे ब्लैक कलर में गोल्डन चित्रकारी के साथ में, वो रख सकते थे जेब में, लेकिन वो रेड कलर का रखना, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये बातें बड़े मायने करती हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या काफी नोटिस हो जाता है, क्योंकि उनकी बहन जब संसद में पहुंचती है तो पैलेस्टाइन फ्री वाला बैग लेकर पहुंचती है, तो वो भी बहुत नोटिस हो जाता है। आज बांग्लादेश वाले लेके गई थी, आज बांग्लादेश वाले लेके गई थी। तो ये चीज़ें जानबूझ के होती हैं, कोई ये नहीं होता है कि, मैं नहीं मानता, मैं भी अगर अपने हम यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है तो मैं जानबूझ के लगाया हुआ है तिरंगा। ये सब कहने की बात है कि नहीं, हर जो कोई भी पब्लिक फिगर है और जो इतने बड़े आपका लीडर पोजिशन है, वो ऐसे नहीं कर रहा है। और प्रियंका गांधी जानबूझ के फिलिस्तीन को लेकर, ताकि मैं मीडिया में रहूं, लोग उसको हाईलाइट करें और बताएं। और क्या बोल रही थी कल मैं देखा एक न्यूज़ में कि प्रियंका जी आप थैला लेकर आई, तो वो क्या रिप्लाई दे रही है, अब क्या मुझे ये तय करेंगे मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, पहनने की बात हो रही है। ये मुझे गिफ्ट मिला है, ये गिफ्ट के बारे में उन्होंने कहा, गिफ्ट नहीं कहा, जो कहा ना कि भाई मैं आप थैला लेकर आई, इस पर लगा। हाँ। तो उनका कमेंट ये, रिप्लाई ये था, क्या ये मुझे तय करेंगे मैं क्या पहनूं क्या ना। पहनने पे थोड़ी कमेंट कर रहा है कोई। अब तुम टी शर्ट पे फिलिस्तीन लिख के घूमना शुरू कर दोगे और बैक में लिखोगे। एक बार क्या हुआ, जब भारत में रेप हुआ एक बार, तो कई लोगों ने रेपिस्तान लिखना शुरू कर दिया। और विदेशों में आप देखें, जब अफगानिस्तान जाएंगे तो वहाँ टी शर्ट पे लिख के रेपिस्तान, भारत रेपिस्तान रेपिस्तान। तो ये क्या था, इमेज डैमेज कर रहे हो आप फिलिस्तीन का थैले लेके क्यों जा रहे हो वहाँ पर, क्या दिखाने प्रयास कर रहे हो। और आज बांग्लादेश का लेके जा रहे हो, ये आपको आज मतलब मेरे समझ में नहीं ये बात है। मैं तो एक बड़ी बात आपको बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि संविधान की हत्या इमरजेंसी थी, मैं उसको लोकतंत्र की हत्या बोलता हूँ, संविधान की हत्या नहीं। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने संविधान की बारीकियों के लाभ उठा के इमरजेंसी लगाई, बिल्कुल कमजोरियों का लाभ उठा, जानकारी थी कि कहाँ कमियां हैं उनका। बाद में 44 संशोधन में उन कमियों को भर दिया गया कि अब आगे नहीं कर पाए कोई भी ऐसा। आंतरिक अशांति को डिफाइन नहीं किया था। आंतरिक अशांति हो रही है, क्या आंतरिक अशांति है। अभी हम लोग इस जहां बैठ के आप सब बात कर रहे हैं, 5-6 लोग हमें बैठे हैं, 2 लोग हंगामा करना शुरू करते हैं, ये भी आंतरिक अशांति है। एक व्यक्ति का फोन बजे, वो भी आंतरिक अशांति है, किसी बात पे लग जाए। 44 संशोधन में क्या लिख दिया गया, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। यानी कि अब ये नहीं कि आपका केवल हंगामा लोग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, वो नहीं, सशस्त्र विद्रोह पहली बात। दूसरा क्या था कि ये नहीं लिखा था कि राष्ट्रपति की सलाह पर इमरजेंसी लगी, इतना लिखा था संविधान में। लेकिन 44 संशोधन में क्या बोल दिया कि राष्ट्रपति तब लगाएंगे जब प्रधानमंत्री उनके पास एक लेटर लिखकर लेके जाएंगे और लेटर पे मंत्रिमंडल के साइन होंगे सबके। पहले क्या था इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाई कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाएंगे, तो इंदिरा गांधी ने लगवाई। तो ये संविधान की वीकनेस हो गई ना। 44 संशोधन से क्या हुआ, केवल प्रधानमंत्री नहीं, मंत्रिमंडल का भी सहमति होगी और लिखित में होगी। पहले क्या था, ओरली भी कह सकते थे जाकर, क्योंकि संविधान में लिखा नहीं था। तो इंदिरा गांधी ने उस बारीकी का लाभ उठाया। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि वो संविधान की हत्या नहीं, लोकतंत्र की हत्या थी। क्योंकि लोकतंत्र में आप बोलने के अधिकार को, विपक्ष को आप जेल में डाल दिया। असहमति, दैट इज अ वेरी मेजर फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। अगर सब आपके सहमत है, जो आप कह रहे हैं सब सही है, तो फिर तो वो आपका मोनार्क में है या वो आपका एथोरियन में है, जहां पर सर्वाधिकार राज्य होता है, जैसे आपका मुसोलिनी का, हिटलर का, वर्तमान में चीन का। असहमति का कोई जगह ही नहीं है। डेमोक्रेसी का तो नियम ही क्या है, वाद विवाद और संवाद। आपने कोई बात रखी, मैंने उसका क्वेश्चन उठाया, डिस्कशन हुआ, फिर एक रास्ता निकाला, उस पर आगे बढ़ गए। दैट इज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी अगर इस आधार पर चलती है तो कभी भी यहाँ पर रेवोल्यूशन नहीं होगा, क्रांति नहीं होगी। क्रांति का कारण कब बनता है कि मैं सिर्फ अपने मन की बात करूं, दूसरे की मन की बात ना सुना। और ये मैं कई बार टीवी में बैठता हूँ, चेतन जी बहुत चैनल में बैठता हूँ, मैं इस बात को बोल देता हूँ। जब विपक्ष बात को बोलता है, मैं कहता तुम मुझे बोलने दे रहे हो, वो कई बार क्या करते हैं, हावी होने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहता हूँ देखो, लोकतंत्र का पहला गुण है
कि आप दूसरे की बात को सुनो, अपनी बात को रखो, तब वो चुप होते हैं। तो वो लोकतंत्र की हत्या थी, ना कि संविधान की हत्या। संविधान किसी भी समाज का दर्पण होता है, और हमारा संविधान जो बनाया गया, ये तो ठीक है आज हमारे बताए जाते हैं। आप DPSP को देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो हमारे संविधान के हैं। हालांकि संविधान की बुक नहीं, मेरी किताब है, मैंने उस पर लिखी है संविधान की इसके किताब। बारे में बता ही दीजिए। ये आपने लिखी है भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान में शासन। जी, क्या पढ़ने को मिल जाएगा इसमें? नहीं देखिए, संविधान तो इसमें है ही। संविधान के साथ क्या होता है कि देखिए, संविधान के लिए पर्याप्त नहीं होता, हमारी एक राज्य व्यवस्था, उसको हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था। एक होता है संविधान, एक होता है राज्य व्यवस्था। संविधान तो क्या हुआ, सिद्धांतों का संग्रहण हुआ, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल व्यवहार में आते हैं तो सिद्धांतों से बात नहीं बनती है, उसका कुछ व्यवहारिक अनुप्रयोग होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिटी राज्य व्यवस्था। तो ये किताब जो लिखी गई, राज्य व्यवस्था संविधान के माध्यम से लिखी गई। अगली बार हम जब संविधान पर चर्चा करें, अगर आपके दर्शकों को पसंद आई संविधान पर चर्चा, तो मैं संविधान की बुक लेकर आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि संविधान में क्या क्या बात बहुत अनूठी विशेषता। हालांकि उन सभी इस किताब में चर्चा मैंने सब किया है, व्यवस्था की है, लेकिन संविधान में मन करता है उसको पकड़ के देखकर खुश होता है। तो संविधान समाज का दर्पण होता है कीर्तन जी। आप जब फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, वहाँ पर राम दरबार है, बिल्कुल पहले पेज पे। आप DPSP में जाएंगे तो वहाँ पर किसकी तस्वीर है, भगवान कृष्ण की है, एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जो राम राज्य की अवधारणा, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, वो संविधान में है। हमारा संविधान एक सहिष्णु समाज है, हमारा समाज। तभी हमारा संविधान कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने की आज़ादी होगी। और धर्म को मानने की आज़ादी नहीं होगी, धर्म को अपने अनुसार, मेरे अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी तो होगी। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी आज़ादी है कि मैं जिस रूप में चाहूँ ईश्वर को मानूँ। मैं ये कहूँ कि मेरा ईश्वर तो दिखता नहीं है, ओके। मैं कहूँ मेरा ईश्वर दिखता है, ओके। मैं कहूँ मेरा ईश्वर तो मेरा सखा है, जैसे कृष्ण और अर्जुन। मैं कहूँ मेरा ईश्वर तो मेरा हस्बैंड है, जैसे मीराबाई का भाव। मेरा जो ईश्वर है मैं उसका दास हूँ, जैसे हनुमान का भाव। किसी रूप में आप माने, ये संविधान देता है। कितना शानदार हमारे यहाँ पर विचार है। सर्वधर्म समभाव का भी विचार आपको अपने संविधान के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा संविधान वाकई में एक अनूठा संविधान है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारत में कभी भी क्रांति और विद्रोह की गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ ना तो कभी तख्तापलट हो सकता है, ना यहाँ पे कभी तानाशाही आ सकती है। और जो बातें हो रही हैं कि संविधान बदल जाएगा, संविधान से छेड़छाड़ करनी चाहिए, हो सकती है, ये जो विपक्ष की तरफ से या फिर कुछ लोग जो बातें इस वक्त कर रहे हैं, उनको वो इमरजेंसी वाला दौर बार बार ऑन रिपीट देखना चाहिए कि तब किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की गई थी और संविधान में जो उस वक्त कमियां थी जिनको बाद में फुलफिल किया गया, उसका फायदा उठा के जो चीजें की गई थी। तो ये चर्चा बहुत अच्छी रही इस पर, क्योंकि जरूरी भी था। जो इस देश में इस वक्त बहस चल रही है संविधान को लेकर, और हमारे जो दर्शक हैं या फिर और जो लोग हैं NMF न्यूज से जुड़े हुए, और जो नहीं भी जुड़े हैं, वो भी ये देखना चाहते हैं कि आखिर ये संविधान को लेकर इतना जो शोर हो रहा है, संविधान में ऐसी क्या चीजें थी हैं जो आपने बहुत बारीकी से हमें समझाया कि संविधान में जो छेड़छाड़ होने की बात हो रही है कि मौजूदा सरकार जो छेड़छाड़ कर सकती है, वो कैसे छेड़छाड़ कर सकती है और क्या छेड़छाड़ है। उसमें शुरू में जो आपने बताया वो बहुत अच्छी तरीके से बताया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और इस पर जो आपने कहा कि हम किसी और दिन एक बहुत विस्तार पूर्वक इस मुद्दे पर पूरा चर्चा हम लोग करना चाहेंगे, और संविधान के साथ ही हम चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जो चर्चा है वो आपको पसंद आई होगी। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरह खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं, अपनी राय रखें, और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे और भी वीडियोस को लेकर, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। चाहे वो संविधान को लेकर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हो, वो भी आप देख सकते हैं NMF न्यूज पर ही। और ऐसे जुड़े रहिए, देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।